पहली सीट की हम चर्चा करते हैं गन्नौर की। सोनीपत जिले में आती है और सोनीपत लोकसभा में भी आती है। सोनीपत सीट का हिस्ट्री ज्योग्राफिया ब्रीफ में अमित जी क्या है? कन्नौर विधानसभा जो सीट है, अपना ये कहें कि अब अगर परिसीमन के बाद की बात करें, इसमें 2 बार कांग्रेस जीती है और 1 बार बीजेपी की है 2019 में। अगर हम बात करें इनेलो की, ये सीट इनेलो 1987 में जीती थी लास्ट आखिरी बार जो है, जो उस टाइम कैलाना विधानसभा सीट हुआ करती थी। परिसीमन के बाद ये सीट कैलाना जो सीट थी वो गन्नौर बन गई, उसका नाम गन्नौर हो गया। अब गन्नौर की बात करें, गन्नौर सीट 3 भागों में डिवाइड है। गन्नौर शहर है, एक लाइन पार का क्षेत्र है, एक लाइन के दूसरी तरफ का क्षेत्र। तो अभी जैसे हम कहें, इसमें जो मेन गांव आते हैं उसमें बेगा गांव है, घुबड़ू गांव है, पुरखास गांव है, दातोली गांव है, ये 4 पट्टी है। कई गांव से मेन गांव है इसमें गन्नौर विधानसभा। पिछली बार बीजेपी की निर्मल रानी यहाँ से 10,280 वोटों से जीती थी, क्योंकि पिछली बार जो था वहां के जो उस टाइम तत्कालीन जो विधायक थे कुलदीप शर्मा, उसको लेके पब्लिक में काफी खिलाफत थी। और अब की बार जो है सुनने में आ रहा है कि कहा जा रहा है कि जो बीजेपी विधायक है निर्मल रानी, उनको लेकर जो है लोगों में नाराजगी है। अब इस बार यहाँ से बीजेपी के कई दावेदार हैं, कांग्रेस से भी दावेदार हैं। कुलदीप शर्मा भी यहाँ से दावेदार है कांग्रेस से, बीजेपी से भी जो है वो मन्नत वाले देवेंद्र कादियान है दावेदार, और भी जैसे दावेदार है यहाँ से। तो ये सीट पे इस बार लगता है कि कड़ा मुकाबला हो सकता है। यहाँ पर कैंडिडेट पे ये चीज जो है काफी डिपेंड करती है इस बार कि यहाँ से कौन कैंडिडेट रहेगा गन्नौर विधान। जी अमित जी, थोड़ा सा अगली बार नेक्स्ट टाइम से आप थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा, थोड़ी आवाज को बुलंद कीजिएगा या थोड़ा सा क्लोज आके बोलिएगा। आपकी आवाज भी कट रही है, थोड़ा इंटरनेट का भी इशू है। हमारे साथ जोगिंदर जी भी जुड़े हुए हैं, पहले भी जुड़ चुके हैं, आप जानते हैं उनको। जोगिंदर जी, गन्नौर की सीट वीआईपी सीट है एक तरह से। कुलदीप शर्मा जो है वहां से एक कैंडिडेट, पॉसिबल कैंडिडेट हैं, जो हरियाणा विधानसभा में स्पीकर रह चुके हैं। तो क्या लगता है आपको किस किस को सीट मिलने की संभावना है कांग्रेस और बीजेपी में खास तौर से? कांग्रेस में मोस्ट प्रोबेबल कैंडिडेट तो कुलदीप शर्मा ही लग रहे हैं। बाकी विकल्प के तौर पर यदि कांग्रेस अपने पुराने सिपाही को वापस कांग्रेस ज्वाइन करवाकर और कांग्रेस की टिकट पर लड़वाना चाहें तो वो भी एक अच्छे विकल्प हैं। जितेंद्र मलिक, जो कि पूर्व में सोनीपत के सांसद भी रहे हैं और सोनीपत में सांसद के साथ साथ वो कैलाना। आपकी आवाज और उसमें प्रॉब्लम आ रही है। मैं विनोद जी के पास चलता हूँ। विनोद जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे इस सीट को लेकर? नहीं, वो कथूरिया जी कह रहे थे कि वो अपने पुराने जितेंद्र मलिक जी को भी वहां से ट्राई कर सकते हैं। मैं बस यही कहना चाहता था कि कुलदीप शर्मा की टिकट काटने का रिस्क कांग्रेस बिल्कुल नहीं लेगी। एक थोड़े दिन पहले की बात है कि एक फर्जी खबर चल गई थी कि कुलदीप शर्मा भी कांग्रेस छोड़ सकते हैं, ऐसी एक फर्जी खबर चल रही थी, क्योंकि वो देश से बाहर थे और अपनी स्थिति स्पष्ट करने की पोजीशन में नहीं थे। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भरी जनसभा में कहा था कि पंडित जी को मैं कहीं नहीं जाने दूंगा, और पंडित जी ने भी अपनी सफाई की कि भाई मैं कहीं जा नहीं रहा, ये झूठी खबर है। तो कुल मिला के जैसा सोनीपत पार्लियामेंट का शेप है ना, उस हिसाब से कांग्रेस ये अफोर्ड भी नहीं कर सकती। एक होता है ना कि हिम्मत भी नहीं कांग्रेस की बढ़ती कि वहां से वो कुलदीप शर्मा की टिकट काट दे, क्योंकि सोनीपत पार्लियामेंट में 9 सीटें कांग्रेस को वहां, जिसमें से खरखोदा आपकी रिजर्व सीट आ जाती है, तो कांग्रेस को वहां बाकी सीटों पे कास्ट बैलेंस बढ़ा के चलना है। उनको जाट को भी टिकट देनी है और नॉन जाट को भी टिकट देनी है। और सोनीपत को लेके अगर कांग्रेस का रुख आप लोकसभा चुनाव में देखें तो कायदे से कांग्रेस वहां पहले कोई जाट उम्मीदवार उतारा करती थी, लेकिन धीरे धीरे समय बदला। इस बार कांग्रेस ने वहां से ब्राह्मण उम्मीदवार उतारा और उनका एक्सपेरिमेंट जो है वो सफल रहा। 20,000 से, हालांकि बहुत मामूली मार्जिन है, लेकिन एक्सपेरिमेंट तो सफल रहा ना। तो सोनीपत पार्लियामेंट से के किसी भी क्षेत्र से, जहां से गन्नौर से आपकी बात आप कह रहे हो, कुलदीप शर्मा की टिकट नहीं कटेगी, वही चुनाव लड़ेंगे। हाँ, लेकिन जो होने जा रहा है वहां गन्नौर से, बीजेपी की टिकट बदलेगी। बीजेपी की टिकट इसलिए बदलेगी कि वहां पिछले 5 साल से देवेंद्र कादियान यूथ में अच्छा काम कर रहे हैं और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के वो नजदीक भी रहे हैं, और शायद उनको
बहुत पहले से इशारा भी है, इसीलिए वो निर्मल चौधरी के कामकाज में भी हस्तक्षेप करते रहे हैं। तो कुल मिला के वहां निर्मल चौधरी की टिकट बदलेगी। पिछली दफा निर्मल चौधरी इसलिए जीती थी, उनके साथ दो फैक्टर थे। एक तो बीजेपी की सरकार थी जी और एक उनके साथ बेचारा फैक्टर था। वो पहले इंडियन नेशनल लोकदल की टिकट पे वहां से चुनाव हार चुकी थी और गन्नौर की जनता के मन में था कि भाई ये लेडी जो है काफी समय से संघर्ष कर रही है, शायद 2 चुनाव हारी है। मैं पक्का नहीं कह सकता, पर मेरा 99% अंदाजा ठीक है कि वो 2 चुनाव हारी है। ये प्रेम जी कह रहे हैं 3 हारी है। तो उनके साथ एक सिंपैथी फैक्टर था भी, इस बार तो भाई ये करना ही है कि इसको जिताना है। तो बीजेपी की टिकट पे चुनाव जीत गई थी। हालांकि बीजेपी के लिए वो हमेशा ही गन्नौर जो है ना टफ एरिया रहा है, पर निर्मल चौधरी इसलिए जीत गई थी कि उनके साथ बेचारा फैक्टर भी था और अपना उनके पास पर्सनल वोट बैंक था, जो इनेलो की टिकट पे उनको मिला करता था, उसका एक बड़ा हिस्सा भी उनके साथ था। अब मुझे लगता है कि उनको टिकट शायद रिपीट नहीं होगी। जी जी प्रेम जी, अगर निर्मल रानी को टिकट नहीं मिलती, वो कंट्रोवर्सी में भी आई थी। उनके हस्बैंड जो है पिछले चुनाव में उन्होंने पार्टी के खिलाफ बोल दिया था, तो इसलिए वो कंट्रोवर्सी में भी थे। तो ये भी एक फैक्टर बनेगा उनकी टिकट कटने का। और अभी आपको बीजेपी का कौन कैंडिडेट लगता है और कौन टक्कर दे सकता है? क्या समीकरण बनते हैं क्या गन्नौर की सीट पर बीजेपी को लेकर? और साथ के साथ इनेलो यहाँ पर हमेशा एक बड़ा फैक्टर रही है पिछले चुनाव को। मैं सवाल पूरा कर दूं सर, मैं सवाल पूरा कर दूं तो आप दोनों सवालों के जवाब इकट्ठे दे दीजिएगा। बीजेपी के साथ साथ आईएनएलडी एक बड़ा फैक्टर रहा है वहां पर इस सीट के ऊपर। तो आईएनएलडी की क्या परिस्थिति रहने वाली है, इस पर भी अपना प्रकाश डालिएगा। आपने पहले पूछा कि भारतीय जनता पार्टी का संभावित प्रत्याशी कौन है। जी आपने सवाल किया है कि भारतीय जनता पार्टी का संभावित प्रत्याशी कौन हो सकता है निर्मल चौधरी के बाद। तो वहां एक ही नाम है, देवेंद्र कादियान जी, जो मन्नत ढाबे आपने देखे होंगे। वो मन्नत की पूरी चेन चलाते हैं, लगभग 12 ढाबे जीटी रोड पे और दूसरे राष्ट्रीय राजमार्गों पे उनके हैं। और देवेंद्र कादियान बहुत लंबे समय से कोशिश कर रहे हैं, और पहले वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा के खेमे में थे, युवा कांग्रेस में होते थे। और जब से वो भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, मनोहर लाल जी की आंख का तारा है। और मैं समझता हूं कि उनकी टिकट में कोई संशय नहीं है और कोई दूसरा दावेदार भी इतना बड़ा नहीं है। जहां तक अभी कथूरिया जी बता रहे थे, कोशिश कर सकती है कि अगर कुलदीप बिश्नोई को, वैसे तो कुलदीप बिश्नोई की टिकट नहीं कटेगी क्योंकि पब्लिक मीटिंग में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो घोषणा कर चुके हैं कि मैं पंडित जी को नहीं छोड़ता और पंडित जी मेरे को ना छोड़े, मैं उनको चंडीगढ़ में लेकर के जाऊंगा साथ, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, पंडित जी कभी छोड़ दें। तो ये दोनों आप तय मान के चलिए कि इन दोनों पार्टियों के कैंडिडेट तो निर्धारित हो चुके। अब आपने पूछा कि इंडियन नेशनल लोकदल का, जी आपने ये पूछा कि इंडियन नेशनल लोकदल का या थर्ड फ्रंट का क्या रहेगा। तो मैं आपको ये बता दूं कि वैसे तो इसका इतिहास अगर आप जानते हैं, अभी परिसीमन के बाद तो 3 चुनाव हुए हैं जिसमें 2 बार कुलदीप शर्मा और 1 बार निर्मल चौधरी जीती है। एक चुनाव में निर्मल चौधरी हारी थी, दूसरे नंबर पे थी इंडियन नेशनल लोकदल की टिकट पे 14 में, और कुलदीप शर्मा जी जीते थे 19 में, वो जीत गई। इससे पहले इस क्षेत्र का नाम कैलाना था, और कैलाना जब विधानसभा क्षेत्र था तो उस पे एक परिवार का बहुत दबदबा रहा। चौधरी राजेंद्र सिंह थे, राजेंद्र सिंह मलिक, जितेंद्र मलिक के फादर, वो 3 बार यहाँ से विधायक बने और 2 बार जितेंद्र जी इस विधानसभा से जीत चुके हैं। जितेंद्र मलिक 1 बार सोनीपत के सांसद भी रह चुके हैं, और क्योंकि स्वाभाविक है राजनीतिक परिवार से हैं तो उनको महत्व चाहिए ही चाहिए। तो कहीं ना कहीं जब वो इग्नोर होते हैं तो पार्टी छोड़ जाते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी में भी जा चुके, दूसरे दलों में भी जा चुके, और घूम फिर के कहीं ना कहीं ठिकाना जब है हल्का वही है, क्योंकि उनका गांव भी उसी में है और उसी नाम से विधानसभा क्षेत्र थी पहले। और वर्तमान समालखा विधानसभा क्षेत्र का सबसे बड़ा गांव चुलकाना कैलाना का हिस्सा होता था। और जब ये
विधानसभा क्षेत्र कैलाना के नाम से था, तो डिसाइडिंग फैक्टर चुलकाना और छदिया 2 गांव थे जो अब समालखा का हिस्सा है। बड़ा जी। वोट बैंक था, 10,000 वोट के लगभग का वो गांव है, और उस समय भी 7,000 के लगभग वहां वोट थे। तो जिस तरफ चुलकाना चलता था, इस गन्नौर का कहिए या कैलाना का कहिए, बहाव उस तरफ होता था। तो मैं अगर लगातार इसके आप समीक्षा करेंगे तो 1972 से ले लें या 1900 उससे पहले का भी लेंगे, तो यहाँ मूलतः ये कांग्रेस, आजाद और इंडियन नेशनल लोकदल का गढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी का पहली बार यहाँ विधायक बना है, और संभावनाएं अब यही है कि मुकाबला यहाँ फिर से ट्रायंगुलर होगा, क्योंकि निर्मल चौधरी 3 चुनाव हारने के बाद विधायक बनी थी। मैं समझता हूं कि राजनीति से रिटायर वो भी नहीं होंगी, किसी ना किसी गठबंधन से, चाहे वो इंडियन नेशनल लोकदल से टिकट लेके आए, चाहे जननायक जनता पार्टी से लेकर के आए, वो मैदान में आपको नजर आएंगी। और क्योंकि लगातार इतने चुनाव लड़ने का अनुभव है, इतने चुनाव लड़ने के बाद उस क्षेत्र में आपकी एक कहीं ना कहीं वोट बैंक भी, जो पर्सनल वोट बैंक जिसे कहा जाता है, वो बनता है। तो मैं समझता हूं कि अगर आप इस विधानसभा क्षेत्र पे चुनाव जो है वो तो इस सीट पर 3 तरफा से 4 तरफा होने वाला है। जी, चलते हैं आप थोड़ा जोगिंदर जी के पास। जोगिंदर जी, आपके हिसाब से क्या समीकरण बन रहा है, किसकी जीत की संभावनाएं बन रही हैं गन्नौर सीट पर? कैंडिडेट्स तो ऑलमोस्ट क्लियर हैं इस सीट पर। एक तरफ कुलदीप शर्मा हैं, दूसरी तरफ बीजेपी के कादयान हैं, तीसरी तरफ निर्मल चौधरी फिर से दाव ठोक सकती हैं इनेलो से या जेजेपी से या इंडिपेंडेंट किसी भी तरह से। तो 3 तरफा चुनाव तो लगभग क्लियर ही है। तो क्या आपका क्या आकलन है? देखिए, एक फार्मूला पूरे हरियाणा की 90 विधानसभाओं पर लागू होता है कि कोई भी भाजपा का प्रत्याशी यदि अपनी विधानसभा सीट में पोलिंग में से 15,000 कम से कम जाट मतदाताओं के तो वो फाइट में आ जाता है। आज का जो समीकरण है, देवेंद्र कादयान की लगभग भाजपा से टिकट फाइनल दिखाई दे रही है, और मुझे ये लग रहा है कि देवेंद्र कादयान लगभग 15,000 जाट मतदाताओं के जो वोट्स हैं वो अपनी ओर मोड़ते दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि देवेंद्र कादयान और कुलदीप शर्मा दोनों के बीच में जबरदस्त फाइट होने वाली है। कुलदीप शर्मा पे पिछली बार जाट मतदाता नाराज दिखाई दिए थे और वो निर्मल रानी की ओर चले गए थे। यदि उन जाट मतदाताओं को अपनी ओर कुलदीप शर्मा या चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री के नाम पर, या रोहतक झज्जर सोनीपत जिसे अपना गढ़ बताते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, यदि उन जाट मतदाताओं का रुख कांग्रेस पार्टी और कुलदीप शर्मा की तरफ मोड़ पाते हैं तो कुलदीप शर्मा के लिए ये चुनाव आसान रहेगा। जी विनोद जी, अब आखिरी में इस सीट का आकलन आपकी तरफ, जो ग्राउंड से आपको इनपुट मिल रहे हैं, क्या स्थिति है? जैसा दावा है जोगिंदर जी का कि अगर कादयान अपनी तरफ 10-15 हजार जाट वोट ले लेते हैं तो वो बिल्कुल फाइट में है, और बाकी वोट उनको एश्योर्ड है एक तरह से जो दूसरे समाज के हैं। आपके क्या इनपुट्स हैं और क्या किस तरफ जाती दिख रही है ये सीट? जी, जहां तक देवेंद्र कादयान की बात है, वो जाट और नॉन जाट की बात नहीं है, उन्होंने यूथ को अट्रैक्ट किया है। दूसरी बात, टिकट की जो बात हो रही है ना कि देवेंद्र कादयान ही कंफर्म है, ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन उस सच में भी एक छोटा सा पेच है। बीजेपी ने रमेश कौशिक की फैमिली को सेट किया है, अपने फोल्ड में लिया है। रमेश कौशिक के भाई को कहीं से एडजस्ट करने की कोशिश की जा रही है, और वो एडजस्ट 2 ही जगह पे होते हैं, या तो वो राई से एडजस्ट होते हैं और या वो गन्नौर से एडजस्ट होते हैं। तीसरा कोई उनके पास चारा नहीं है। और अगर फोर्स करके उनको मान लो सोनीपत शहर से एडजस्ट करते हैं तो बहुत सारे लोग नाराज हो जाएंगे, तो वो अफोर्डेबल नहीं। ठीक है ना? तो इसलिए अभी एक छोटी सी संभावना बची हुई है कि वहां से शायद रमेश
के भाई को भी टिकट का कोई रास्ता बन जाए। ये बिल्कुल ठीक है कि देवेंद्र का ध्यान नंबर 1 पे है। ये भी सच है कि शायद निर्मल चौधरी की टिकट रिपीट नहीं हो रही, लगभग सच ही है। और जहां तक हमारे पास जो डेटा आया है, जो गणित की बात है, वो ये है कि यहाँ पे कांग्रेस ने अपने वोट को बढ़ाया है। अगर सिटिंग कैंडिडेट रहता है तो कांग्रेस और बीजेपी में गैप है, कांग्रेस का एज है। कैंडिडेट चेंज होता है और वो कैंडिडेट उस गैप को पूरा करता है, अपने दम पे 10,000 वोट ले आता है। 10,000 वोट बहुत होते हैं, किसी कैंडिडेट के पास अपने दम पे 10,000 वोट हो तो वो मतलब नीचे वाली पार्टी को भी ऊपर ला सकता है। पर एज ऑन टूडे ये सीट पे कांग्रेस एज लगता है। जी, तो आपने स्पष्ट रूप से ये बात सुनी कि आज की तारीख में गन्नौर की सीट पर कांग्रेस का एज है, कांग्रेस आगे है। लेकिन अगर देवेंद्र कादियान 10,000 से 15,000 जाट वोट को अपनी तरफ मोड़ लेते हैं तो फिर फाइट जो है वो टाइट है। और इसमें थर्ड फैक्टर का भी काम, जो फैक्टर है वो जरूर काम करेगा, इनेलो बीएसपी का। और अब तो चौथा भी एक जो फ्रंट है वो बन रहा है, वो भी काम कर सकता है। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। कल फिर मिलते हैं 2 नई सीटों के साथ। दर्शकों, अगर प्रोग्राम पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अपने साथियों को भी इस प्रोग्राम को आगे प्रेषित कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा आपको उचित और सही जानकारी मिल सके। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो हमारे साथ जुड़े, हमें अपना समय दिया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाणा की हर राजनीतिक खबर के विश्लेषण के लिए हमारे चैनल जनमत हरियाणा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।